So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, as we are doing class 10th maths chapter 1 real number from NCERT book, we have completed it and now we are discussing from some other questions from EduCard publication and it is updated book student. It is for the session 2024 and 25. This book is very best to understand the marking scheme, means how you can solve, how you can give the answer according to the marking scheme of CBSE. So students, चलिए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो अब हमारा टॉपिक यहाँ पर रहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स. ओके, एज वी हैव कंप्लीटेड टॉपिक 1, टॉपिक 2. टॉपिक 1 था हमारा बेस्ड ऑन प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पुट होते हैं और कैसे उनका मार्किंग पैटर्न होता है. टॉपिक 2 में हमने देखा एचसीएफ एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग टॉपिक 3 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ठीक है, एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को एक बार क्विकली हम लोग यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं इसको. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज सेइंग और यू कैन से स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. ठीक है, आप किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं और फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम्स नंबर के फॉर्म में. ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक और हर कंपोजिट नंबर का जो भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. ऑर्डर चाहे आप कोई भी ले लें नंबर्स का, ऑर्डर आप आगे पीछे कर सकते हैं बट जो नंबर होंगे फैक्टराइजेशन में वो सेम होंगे. जैसे एक बार समझ लेते हैं इसको क्विकली. जैसे मैंने 210 मैंने एक नंबर लिया स्टूडेंट. ठीक है, अब 210 को हम फैक्टराइज करते हैं यहाँ पर. देखिए तो सबसे पहले प्राइम नंबर, क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो प्राइम नंबर ही हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं. तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 होता है. ठीक है, जब 2 अगर अपना काम नहीं कर पाता तो फिर हम 3 की हेल्प लेते हैं. 3 भी नहीं करेगा तो 5 की. इस तरीके से हम यहाँ पर एक सीक्वेंस में प्रोसीड करते हैं फैक्टराइजेशन को. तो नाउ 210 है तो 2 का हमने यहाँ पर डिवाइड किया तो ये 105 टाइम्स आपका चला जाएगा. ठीक है, अब देखिए 105 है. 105 आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा और अगर आप नंबर सम देखते हैं तो 6 हो गया, दैट इज 3 से डिविजिबल हो जाएगा स्टूडेंट. तो इसका मतलब यहाँ पर नेक्स्ट जो प्राइम फैक्टर होगा वो 3 होगा. तो 3 3 एंड 3 5 है. ठीक है, अब देखिए ना तो ये 2 से जाएगा ना ही ये 3 से जाएगा. तो ये अब किससे हम चेक करेंगे? 5 से. तो 5 से तो चला ही जाएगा. तो 7 एंड लास्ट 7 बन जा 7. तो अब मैं अगर बात करूं तो देखिए हर कंपोजिट, किसी भी कंपोजिट नंबर को, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है स्टूडेंट? ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर which have more than two factors, that is one number itself and other. यानी कि क्या क्या फैक्टर होने चाहिए? तो 1 नंबर इटसेल्फ खुद अपना फैक्टर होगा ही और उसके अलावा भी बाकी फैक्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं स्टूडेंट. तो कंपोजिट नंबर पे आपके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते ही हैं, लेकिन जो प्राइम नंबर्स होते हैं जैसे ये वाले नंबर, इनके केवल 2 फैक्टर्स ही होंगे और वो क्या क्या होंगे? 1 होगा और नंबर इटसेल्फ होगा. ठीक है, तो एक रिवीजन है. आपको ये चीजें अब यहाँ पर, आपको ये चीजें यहाँ तक सब कुछ अंडरस्टैंड होना चाहिए स्टूडेंट. ठीक है, तभी आप इस टॉपिक को यहाँ तक आप समझ पाएंगे. तो 210 के हमने प्राइम फैक्टर्स किए विच आर 2 into 3 into 5 into 7. तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया. अब यूनिक होते हैं कहने का मतलब है कि जब अगर आप 210 की बात करेंगे तो यही डिजिट्स यहाँ पर यूज होंगे स्टूडेंट. ठीक है, यानी कि आप इन डिजिट्स को आप चेंज नहीं कर सकते. और ये डिजिट किसका फैक्टराइजेशन शो कर रही है? ओनली 210 का. अब ऐसा नहीं कि 110 के लिए भी आप ये लिख दीजिए. हर एक नंबर का अपना अलग यानी कि डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स होते हैं, यूनिक होते हैं. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर यू कैन चेंज द ऑर्डर. अब ऑर्डर आप, और किसी बच्चे ने ऐसे लिखा तो कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है. तो ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन नंबर्स तो यही यूज होंगे, डिजिट्स तो आपके यही यूज होंगे स्टूडेंट. तो ये हमारी थी देखिए ये हमारी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ठीक है, तो अब देखिए कैसे इस पे क्वेश्चंस बनते हैं.
तो एग्जाम्पल 6 यहाँ पर दिया जाता है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13, देन आउट ऑफ ब्रैकेट के बाहर है 13 प्लस 13 एंड दिस। देखिए क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के अंदर है स्टूडेंट, ठीक है, सॉल्व हमने वहां पर किया हुआ है। अब देखिए तो यहाँ पर ये 2015, 14, 11 तो और एनसीईआरटी के अंदर बुक के अंदर आपको मिलेगा स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है, देखिए तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो ग्रुप दिए गए हैं ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो कंपोजिट आपको पता होना चाहिए विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले अब आप ब्रेक डाउन करना है, देखिए हाफ ऑफ मार्क्स पे ब्रेक डाउन है, दैट मीन्स इस तरीके क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का आता है स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, राइट द गिवन नंबर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ एटलीस्ट 2 नंबर्स अदर देन 1, ठीक है। यानी कि आपको इन नंबर्स को, जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, इस ग्रुप की मैं बात करूं, तो आपको दिखाना है कि इस नंबर के पास 1 के अलावा 2 और फैक्टर हैं, यानी कि मोर देन 2 आपको लाने हैं। तो 1 तो देखिए हर एक नंबर का फैक्टर होता है स्टूडेंट, ये तो हमें पता है। और 1 के अलावा इसके हमें 2 फैक्टर यानी कि 2 फैक्टर और शो करने हैं। जब टोटल 3 फैक्टर होंगे देन वी कैन से यस इट इज कंपोजिट। तो बहुत इजी है। अब उसके लिए आप देख लीजिए कि कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है 13, ठीक है। तो हम 13 को, अच्छा ठीक है, पहले हम स्टेप डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हाफ मार्क्स में आपने ये काम किया, देन सिंस दीज नंबर हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, फिर हम क्या लिखेंगे कि दीज नंबर हैव एटलीस्ट, कम से कम 2 फैक्टर तो हैं ही 1 के अलावा, सो दे आर कंपोजिट नंबर। और सेकंड हम ये लाइन को डालेंगे, तो ये हो गया हमारा हाफ मार्क्स का। तो पहला पार्ट हम कर रहे हैं, गिवन है हमें, तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए गिवन दैट दिस, ये ग्रुप आपने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 13 आपने कॉमन ले लिया, देखिए कॉमन लिया हुआ है 13, तो ये हो गया 7 इंटू 11 इंटू 1, यहाँ पर 1 रह जाएगा। आपने 13 तो कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 1 रह जाएगा, तो इसलिए 1 को लिखा नहीं है, इट्स ओके। प्लस, अब जो ये प्लस 13 है ये प्लस का 1 बन जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आपने जब 13 कॉमन ले लिया, यहाँ मल्टीप्लाई में 1 लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1 ये हो गया। नाउ 13 जो ब्रैकेट के बाहर है वो एज इट इज है, ये क्या हो गया 77 प्लस 1 78। तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 फैक्टर हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, 1 तो होगा ही इसमें, बट 1 के अलावा ये 2 फैक्टर और मिलते हैं हमें। सो दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 इंटीजर्स, हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। बस ऐसे ही सेकंड ग्रुप को भी ले लेना है। सेकंड ग्रुप में देखिए कौन कॉमन है, 5 इज कॉमन, ठीक है। तो 5 को आपने ये गिवन डेट सिमिलरली करके आप यहाँ पर लिख देंगे, 5 कॉमन लिया तो 5 वाली यहाँ पर 1 हो जाएगा और प्लस 5 जो है वहां पर प्लस 1 हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये ब्रैकेट हमने 1 बना लिया, ठीक है। ब्रैकेट को सेम कर लेंगे, 5 कॉमन है तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर रख लेंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5 इंटू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1009 स्टूडेंट, ठीक है। सो देखिए 1 के अलावा, यानी कि 1 तो इसके अंदर होगा ही होगा, 1 के अलावा अदर 2 फैक्टर भी हमें मिल गए, तो इसका मतलब मोर देन 2 फैक्टर यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। सो दिस नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 2 इंटीजर, हैंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो ये क्या हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से अब आपको जब आप इतना प्रोसीड करेंगे देन यू विल गेट 1 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रहता है। जैसे एग्जाम्पल 7, ये भी हमारा एनसीईआरटी में है स्टूडेंट, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड with the digit 0 for any natural number n। अगर आप 6 की पावर n करते हैं, यहाँ पर n क्या हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आप पढ़ते हैं ना बचपन में 1 2 3 4 इनफाइनाइट अप टू इनफाइनाइट। तो n यहाँ पर क्या है, एनी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब देखिए हमें बताना है कि n कुछ भी होगा, n यहाँ पर आपका 12 भी हो सकता है, n आपका 50 भी हो सकता है, n आपका 60 भी। तो सभी नेचुरल नंबर n के लिए जब आप 6 की पावर n को एक्सपांड करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट में 0 मिलना चाहिए। तो आपको ये यहाँ पर शो करना है, तो हमें चेक करना है, शो भी नहीं करना है, यहाँ पर चेक करना है हमें। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये मैंने आपको एनसीईआरटी के, जब हम एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे थे तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि जब कोई भी डिजिट जब एंड होती है स्टूडेंट 0 पे, यानी कि उसकी यूनिट प्लेस 0 होती है, तो हमेशा वहां पर जो फैक्टर बनते हैं वो 2 इंटू 5 तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। 2 और 5 दोनों फैक्टर में होने चाहिए। जैसे आप 20 ले लीजिए, तो
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो 2 इंटू 5 आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर जब कोई भी नंबर की डिजिट 0 पे एंड होती है तो हमें दिखाना है। तो अगर जब आप 6 की पावर n को सॉल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 0 आएगा या वो एंड होगा 0 पे, इसका मतलब इसके फैक्टर के अंदर 2 इंटू 5 होना चाहिए। बट जब हम देखते हैं तो 6 के अंदर तो 2 इंटू 3 हो गया, 2 इंटू 3 की पावर n हो गया, राइट। तो देखिए, तो इसका हमने इस तरीके से हमें लॉजिक को समझते हुए अब कैसे हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे। पहले हम देखना है चेक विच प्राइम फैक्टर एंड विद डिजिट 0। पहले हमने ये देखना है कि कौन से वो प्राइम फैक्टर हैं जो 0 पे एंड होते हैं, हाफ मार्क्स। देन इफ दोज फैक्टर आर प्रेजेंट इन 6 की पावर n देन इट कैन एंड विद 0, इफ नॉट देन 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। तो हाफ हाफ मार्क्स में इस तरीके से आपका रहेगा, ठीक है। अब आंसर हमारा कैसे आप देंगे, देखिए आपको पता है कि इफ एनी नंबर हैज लास्ट डिजिट 0 दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 10, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट पर 10 का मतलब क्या बोला कि 2 इंटू 5 क्या है, 10 तो होगा ही, 2 इंटू 5 क्या है, आपको 10 देगा। तो कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होता है स्टूडेंट तो उसके वो 10 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। आप बोले हैं कि उसके फैक्टर में 2 इंटू 5 होगा या वो 10 से डिविजिबल होगा, तो बात यहाँ पर एक ही होती है, तो वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो इफ एनी नंबर हैज लास्ट डिजिट 0 दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 10। द फैक्टर ऑफ 10 आर 2 and 5, और 10 के फैक्टर क्या होता है 2 and 5। सो 6 की पावर n शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। तो इसका मतलब 6 की पावर n अगर ये एंड 0 पे एंड होगा तो इसका मतलब ये डिविजिबल होना चाहिए 2 and 5 से। बट 6 की पावर n इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 5। हाउ? क्योंकि जब आप 6 की पावर n को जब आप सॉल्व करते हैं, आप ऐसे लिखेंगे इसको, आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 बनेंगे। तो इसका मतलब ये नंबर 6 की पावर n के केस में 2 से तो ये डिविजिबल होगा, लेकिन 5 तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब 5 से डिविजिबल नहीं होगा। बट 6 की पावर n इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 5, तो ये इसका मतलब है, ठीक है। सो इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, तो इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा वो 0 पे एंड नहीं होगा स्टूडेंट। तो बस आपको ये आंसर देना है और ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर होता है, ठीक है। अब एग्जाम में ये हो सकता है कि आपको ये पार्ट्स के अंदर, ठीक है, सब पार्ट्स के थ्रू ऐसे भी आपको ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। बस आपको पता होना चाहिए, ये एक तरीका है आपके माइंड में, एक थोड़ा सा आप लोग एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं स्टूडेंट कि कैसे हमें मार्क्स को यहाँ पर गेन करना होता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि प्लीज अब आप शॉर्टकट यहाँ पर यूज ना करें, प्रॉपर जो एक तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो आप वो अभी से, यानी कि यहीं से आप स्टार्ट करेंगे तो जब आपके मार्च और फेब में जब आपके एग्जाम होंगे तब तक आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुके होंगे इन क्वेश्चंस के साथ। इसीलिए मैंने आपको चैप्टर 1 से इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर करवाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कीजिएगा एंड अपने क्लासमेट, सिबलिंग्स, जो भी आपके ट्यूशन मेट्स हैं, जो भी इन वीडियो से हेल्प ले सकें स्टूडेंट, तो प्लीज उन तक भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद ये था बात टॉपिक 3, यानी कि आपका जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, ठीक है। इसके बाद टॉपिक 4 पे आएंगे हम रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स के ऊपर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।